जय हिंद। देखिए, ये वीडियो उनके लिए है जिनका एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस AWO TPO का अभी हाल ही में 27 और 28 अक्टूबर 2022 को होने वाला है। तो आपको पता ही होगा, साइंस सेक्शन में दिल्ली पुलिस AWO TPO जो है, साइंस सेक्शन में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ पे 25/25 की सीरीज़ से हम उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे साइंस के, जो बार बार दिल्ली पुलिस के जो भी एग्ज़ाम है AWO TPO में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और इस बार आने की भी पूरी संभावनाएं हैं। तो उन क्वेश्चनों को हमने साइंस का लिया है और ध्यान से देखिए, क्योंकि ये साइंस के जो 25 नंबर है ना, ये नंबर ही आपको मेरिट में लाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को आपको देखना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि सोडियम सिलिकेट को कहते हैं, तो सोडियम सिलिकेट को और क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, सोडियम सिलिकेट को मृदु कांच बोलते हैं। ठीक है, मृदु कांच यानी सॉफ्ट ग्लास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन क्या कहते हैं? तो जीवों के अगर उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को अगर देखा जाए तो पारिस्थितिकी विज्ञान बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल जीव द्वारा अधिकृत भौतिक स्थान को बल्कि जीव समुदाय तथा उसकी प्राकृतिक यानी प्रक्रियात्मक भूमिका को भी वर्णित करता है? तो ये जो वर्णित करता है भौतिक विज्ञान की दोनों भूमिकाओं को, ये वर्णन करता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान सब कुछ आ जाते हैं, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन चक्र में शामिल निम्नलिखित में से अणुए आयनों में से निम्न में से किसके ऑक्सीजन का परमाणु नहीं होता है? तो नाइट्रोजन चक्र में जो यहाँ पे नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट में ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्णांधता का दोष निम्नलिखित में से किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? तो वर्णांधता जिसको है, जो कि वर्ण का अंधता का मतलब ये होता है कि जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस है, यानी लाल हरा पीला कुछ उल्टा पुल्टा कलर दिखाई देता है, तो उनमें इनमें से कोई लेंस नहीं लगा सकते, यानी कोई भी लेंस उपयोग नहीं कर सकते। वो आपकी एक जेनेटिक बीमारी स्टार्टिंग से ही है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि 4 दृष्टि दोष है, आपको पता ही है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। तो उनमें से लेंसों का उपयोग किया जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन के मोड में ले चलूँ तो देखो, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं जो हैं, जो दृष्टि दोष होगा उसकी वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की दिखाई देती हैं लेकिन पास की नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की दिखाई देंगी लेकिन दूर की नहीं दिखाई देंगी। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस उपयोग करते हैं। और जबकि सिलिंड्रिकल लेंस जो उपयोग करते हैं, ये आपका दृश्य वैषम्य यूज करते हैं। ठीक है, और बाईफोकल यानी द्विफोकस लेंस जो है वो आपका जरा दृष्टि दोष में, यानी दूर और पास की दोनों की नहीं दिखती। तो ये कुछ एडिशनल फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये है डेल्टोनिज्म यानी कि प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है। अब क्वेश्चन ये आज आ सकता है कि डेल्टोनिज्म यानी प्रोटोनोपिया क्या है? तो एक प्रकार की वर्णांधता है और उसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं देख पाता? तो देखो, ये जो वर्णांधता है इसमें से हरा लाल नीला रंग रोगी को नहीं दिखाई देता। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हानिकारक जो पराबैंगनी किरणों हैं, इनसे रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय के कारण कौन सी गैस है? तो ओजोन परत जो क्षय होता है वो होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रिज एयर कंडीशनर वगैरह में पाए जाते हैं। तो इससे ओजोन परत और चारों का भी बहुत क्षरण होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, एक आवर्त होगा, आवर्त नहीं होगा। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, किसकी संख्या समान होती है? तो बाएं से दाएं जब कभी आप जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो उनके कोषों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? तो आपको इनमें से बताना है कि संक्रमण धातुओं की विशेषता कौन सी नहीं है। तो इसमें से संक्रमण धातु जो है उनकी विद्युत ऋणात्मकता कम नहीं होती है, याद रखिएगा। ठीक, अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्ल सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति आपको बताना है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगम में होती है। ठीक, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आत्मघाती थैली जो होती है वो आपका लाइसोसोम होगा। लैन का यानी लाइसोसोम, क्या होगा, लाइसोसोम। ठीक है, सुसाइड वैक्स भी बोलते हैं इसको। अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो याद रखिएगा, अमीबा अपना भोजन खाद्य धानी में पचाता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक को आपको क्या बोलते हैं,
इनको बोलते हैं अंडाणु, जबकि पुरुष युग्मक को क्या बोलते हैं? शुक्राणु। ये दोनों चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होते थे? इनमें से कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होते हैं? तो प्लास्टिड जो होते हैं केवल पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। निम्नलिखित में से किसने क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत दिया? तो आपको पता ही होगा कि डार्विन ने विकासवाद का क्रमिक सिद्धांत दिया था। ठीक, नेक्स्ट एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब प्रकाश की कोई किरण, या ऑप्टिक्स का क्वेश्चन यानी प्रकाश का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशता सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो क्या होता है? तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ प्रकाश की किरण जाती है तो ये क्या होती है? दूर मुड़ जाती है फोकस से, ठीक है, अपने लक्ष्य से, यानी कि जो अपना उसका लक्ष्य होता है, यानी कि रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखा बालू जो है चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू जो होता है चमकीला दिखाई नहीं देता है? याद रखिएगा क्यों। तो इसका भी एक जवाब है, जो क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका कारण है परावर्तन। सूखा बालू में परावर्तन होता है। ठीक, नेक्स्ट है मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश से उसे क्या कहते हैं? तो मछली को अगर भाले से मार रहा है मछुआरा तालाब किनारे तो उसको बोलते हैं कि मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम क्यों दिखती है? इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा आभासी गहराई जो है वास्तविक गहराई से कम दिखती है परावर्तन कारण। मैं यहाँ पे आपको एक फैक्ट जो है बता देता हूँ एडिशनल तौर पे कि परावर्तन जो होता है वो होता है प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस आए उसको परावर्तन। प्रकाश किसी सतह से टकरा जाए लेकिन उसके बाद अपना अगर दिशा भटक जाए स्थान तो वो होता है अपवर्तन। याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई मुड़ी हुई, यानी कि देखो पानी के बर्तन में अगर कोई छड़ी वगैरह डुबाई है तो मुड़ी हुई क्यों दिखती है? तो याद रखिएगा कभी भी आप देखिएगा वो मुड़ी हुई दिखेगी क्योंकि अपवर्तन के कारण। ठीक, अपने जो दिशा है उससे भटक जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं ठीक है प्रीवियस ईयर में आपके दिल्ली पुलिस AWO TPO में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ित की चमक जो है उसकी गर्जन सुनाई देती से पहले दिखाई देती है, क्यों दिखते हैं? तो तड़ित जो होता है ना उसकी गर्जन सुनाई से पहले यानी आवाज़ से पहले क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश की गति जो है ना ध्वनि की गति से अधिक होती है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थर्मामीटर बनाने में ऐसे तत्व का उपयोग करना आवश्यक है जो, तो थर्मामीटर में कौन से तत्व इनमें से उपयोग कर सकते हैं? कि ऐसे तत्व का उपयोग करते हैं जब गर्म या ठंडा किया जाए तो क्या होना चाहिए? उसमें समान परिवर्तन हो। ऐसे थर्मामीटर में तत्व लगाएंगे, जरूरी नहीं है पारा ही हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा क्या है? तो गैसों के जो आयतन दाब को दर्शाने के लिए वक्र रेखा है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कौन सी है। इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, बाकी इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करूँगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पराध्वनिक विमान डॉट डॉट नामक एक प्रघाती पैदा करता है। तो पराध्वनिक जो विमान होता है ना बहुत तेज चलने वाला, वो क्या करता है? आपका पारा शब्द तरंगों को पैदा करता है जिनको केवल चमगादड़ सुनते हैं, हम लोग सुन नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँगा इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है? तो इको साउंडिंग का जो प्रयोग होता है वो होता है समुद्र की गहराई नापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि एकास्टिक विज्ञान क्या है? तो एकास्टिक विज्ञान क्या है इनमें से आपको ये बताना है। तो एकास्टिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो ध्वनि से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि की जो मानक स्तर क्या है? तो ध्वनि का मानक स्तर जो मनुष्यों के लिए 60 डेसिबल तक की ध्वनि मानक स्तर होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो नुकसान करेगी। और आपको पता ही कि मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। तो निम्न वस्तुएं यानी छोटी वस्तुएं उनको अगर पता लगाने के लिए सोनार प्रणाली कहते हैं, और सोनार प्रणाली जहाज़ों वगैरह में उपयोग होती है। सोनार का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? साउंड नेविगेशन, मेरे को पूरा नहीं याद आ रहा, लेकिन एंड रेंजिंग होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आई थिंक होता है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति, मेघ गर्जना क्या है? बादल के गरजने पर सुनने व्यक्ति अपना मुंह जो है खोलता है जिससे कि
क्या होता है, अगर मेघ गर्जना होगी और आदमी अपना मुंह खोलेगा सुनने वाला, तो होगा क्या कि दोनों कान जो है ना, दोनों उसके कानों के कर्ण पटल जो है ना, उन पे वायु दाब को बराबर करने के लिए खोल लेता है। ठीक है, अभी भी देखना जब बादल गरजेगा तो अपने आप ही खुल जाएगा मुंह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। तो वायु के अगर तापमान या टेम्परेचर में परिवर्तन होगा किसी एयर में, तो ध्वनि का जो गुण प्रभावित होगा वो होगी आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति बढ़ या घट सकती है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता कैसे नापते हैं। कोई अगर संगीत यंत्र है, उसकी ध्वनि की अगर तीव्रता नापना, तो याद रखना ध्वनि की तीव्रता हमेशा डेसीबल में नापी जाती है। किसमें? डेसीबल ध्वनि की तीव्रता नापने का एक मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंग हमेशा अनुदैर्ध्य होती है, याद रखिएगा अनुदैर्ध्य होती हैं। अब ये जो दो तरंगें होती हैं कि ये अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। इन तरंगों को आपको ढंग से समझना है। देखो इन तरंगों में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। देखो ये आपका श्रृंग है और ये गर्त है, और एक और श्रृंग गर्त बना के जो सबसे ऊंचा स्थान होता है उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी तरंगों में। अब तरंग तो आपको पता ही है क्या है, कि किसी भी माध्यम में जो डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर रहा है वो तरंग है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि की तरंगों के लिए सत्य है। तो ध्वनि की तरंगों के लिए 4 कथन है, इनमें से बताना है कौन सा सत्य है। तो इनमें से अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें से एक कथन सत्य है, और वो कथन कौन सा है, 0 डिग्री पर इनकी चाल जो है ना 332 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कितनी हो जाती है? 332 मीटर पर सेकंड, अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करूँगा। अब कुछ जियोलॉजी के क्वेश्चन ले लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट आए हुए हैं जीव विज्ञान के। ठीक है, तो जंतुओं में होने वाली जो एक बीमारी है फूड एंड माउथ रोग, ये किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये विषाणु यानी वायरस के कारण होता है फूड एंड माउथ रोग जंतुओं में, याद रखिएगा। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 3 बार लगातार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आलू में मोजेक जो है इसका कारक तत्व क्या है। तो मोजेक जो बन जाते हैं, देखो आलू आप देखोगे जब पुराना हो जाए रखे रखे थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर ऊपर टिल्ले बन जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, उसको मोजेक बोलते हैं। आलू में देखा होगा पुराने आलू में, तो उसको बोलते हैं विषाणु यानी वायरस के कारण मोजेक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन करने वाली जो शाखा है उसे बोलेंगे फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति तो हमेशा सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। तो हाइड्रा में जो है ना, ये मिलता है आपका यूक्लोरेला शैवाल। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करूँगा, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। तो जीवित अंश जो है जीव द्रव्य है, किससे बना होता है। तो जीव द्रव्य आपको बताना है किससे बना होता है। तो ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और एनी कोशिकांग, तीनों से मिल के बना होता है जीव द्रव्य। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है। तो कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में है। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ क्योंकि समय कम है आपके पास भी। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका इसमें से बतानी है। तो सबसे छोटी कोशिका जो होता है ना माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है इनमें से। तो आपको 4 ऑप्शन है कोशिका के बारे में सही नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से जो सभी देह ऊतक है ना, उसमें एक ही प्रकार कोशिकाएँ होती हैं, ये सही बात नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें कोशिका अंकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है, यानी कि अपारदर्शी पारदर्शी के बीच में है। तो इनमें से बताना है कौन सा अंग है कोशिका का। तो कोशिका झिल्ली जो होती है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। तो मैग्नीज जो होता है ना, पौधों के पोषक तत्व पोषकों में से जो पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है मैग्नीज। ठीक है, Mn इसका वो होता है। अगला है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो डीएनए कहाँ मिलता है भाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, ऊर्जा गृह, यहाँ पे डीएनए मिलता है न्यूक्लियस के बाहर। ठीक, नेक्स्ट है सेल नामक किस जीव वैज्ञानिक ने दिया। सेल यानी कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा, ये पूछ रहा है। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक खोजा था। क्या खोजा था? केंद्रक। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है,
नेक्स्ट है फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, यह भी याद रखना। फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम भी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, यानी जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में अंतर कौन बताती है। तो सेंट्रियोल की रचना जो है ना जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में अंतर बताती है। अब कुछ क्वेश्चन जीवों से संबंधित हैं, जैसे तारा मछली के नाम से किसे जाना जाता है, जिसको स्टार फिश बोलते हो, तो स्टीरियस जो होता है ना उसको तारा मछली बोलते हैं। ठीक, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, मछली किससे, गिल्स या गड़फड़ों से श्वसन करती है। केंचुए वगैरह किससे करते हैं भाई, केंचुए वगैरह अपनी स्किन से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों के दिल की विशेषता क्या है। तो मछलियों के दिल की एक विशेषता क्या है कि इसमें केवल अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, तो मछली के हार्ट में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है। तो इसमें से बताना स्टार फिश, जेली फिश, कौन सा। तो समुद्री घोड़ा जो है वास्तव में एक मछली है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। तो इसमें से स्टार फिश जो है ना ये मछली नहीं है। ठीक, फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप कौन सा है, सबसे ज़्यादा खतरनाक फास्फोरस कौन सा होता है भाई, अच्छी क्वालिटी का। तो पीला या श्वेत फास्फोरस सबसे एक्टिव फोर्स क्रियाशील फास्फोरस है। ठीक है, पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, तो जल में सुरक्षित रखा जाता है पीले फास्फोरस को। दिया सलाई यानी कि माचिस की तीलियां निर्माण के लिए कौन सा फास्फोरस उपयोग करते हैं, तो लाल फास्फोरस यूज करते हैं माचिस की तीलियों में। ठीक है, हड्डियों और दांतों में लगभग 50% होता है, तो क्या होता है, तो लगभग कैल्शियम फास्फेट होता है हड्डी और दांतों में 50%, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फोरस के अपरूपों में कौन सा स्फुर दीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है। तो फास्फोरस में स्फुर दीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है श्वेत फास्फोरस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग करते हैं, यानी टीवी के दूर से ही नियंत्रण कर सको ऐसे, इसके लिए अवरक्त किरणों का उपयोग करा जाता है और ये विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं। दूरदर्शन के संकेत के लिए एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों। देखो दूरदर्शन जो है संकेत, देखो DDMP देखोगे पहले के ज़माने में एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते थे, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है, वक्राकार है। कैसी है, वक्राकार, इसलिए एक दूरी के बाद नहीं मिलते। अगला क्वेश्चन है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बनता है। जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम धातु में आर्सेनिक के अगर परमाणु डाल दोगे तो क्या बनेगा, दोनों को मिलाओगे तो ये बन जाएगा बाहरी सेमीकंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राडार का प्रयोग कहाँ किस लिए हो जाए। तो राडार का प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने और ऊर्जा का पता लगाने के लिए ज़्यादातर राडार का प्रयोग होता है ज़्यादातर। अगला मैं बात करूँगा 3D चित्र या त्रिविमी चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो होलोग्राफी या होलोग्राम के द्वारा 3D चित्र लिया जाता है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ अपन फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। तो ट्रांसफार्मर का कोड नरम लोहे से बनाया जाता है, क्रोड अंदर का। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे सिद्धांत पे काम करता है, और ये कौन दिया था, फैराडे का है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, याद रखिएगा, और इसी पे काम करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर है क्या, तो ट्रांसफार्मर अगर मैं बात करूँ क्या है, तो ट्रांसफार्मर एक तरह से अगर मैं बात करूं तो AC वोल्टा को क्या करता है, घटाने या बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, यानी AC करंट को या तो आप घटा के या बढ़ा सकते हो वोल्टेज को उसको। ठीक, एक ऐसा यंत्र है इलेक्ट्रिक। लेंज का नियम क्या बोलता है, तो लेंज का नियम जो है ना ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। किससे है, ऊर्जा संरक्षण से। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव होता तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है। देखो दो ही चुंबक के ध्रुव होते हैं N और S, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, अगर स्वतंत्र सुई को अगर आप पृथ्वी पे गाड़ दो तो नॉर्थ साउथ पोल दर्शाएगी, लेकिन तीसरा कोई ध्रुव नहीं है। लेकिन अगर तीसरा ध्रुव होता तो उसको अपन परिणामी ध्रुव बोलते, क्या बोलते, परिणामी ध्रुव, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी का एक बहुत बड़ा चुंबक है, यानी पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है। तो आपको मैंने अभी बताया दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर क्या है, पृथ्वी एक चुंबक है और इसका दक्षिण से उत्तर क्या है, ध्रुव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोहे का क्यूरी ताप होता है, तो लोहे का जो क्यूरी ताप होता है ना 780 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये क्यूरी ताप वो ताप है जहाँ पे वस्तु एकदम पिघल के गल जाती है, क्या हो जाती है, एकदम पिघल जाती है लोहा। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँगा कि चुंबक निम्नलिखित में से गृह उपकरणों में किसका अत्यावश्यक भाग है, यानी चुंबक सबसे ज़्यादा किस में उपयोग होता है, देखो सभी में, घंटी में,
घर की होम बेल में, पंखा में, धुलाई मशीन में, सब में चुंबक उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है, याद रखना हमेशा। विषुवत कोण, विषुवत रेखा जानते हो ना, देखो ये होती है विषुवत रेखा बीच वाली, 0 डिग्री। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका यानी जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो याद रखिएगा, कोशिका भित्ति ही है जो दोनों में डिवाइड करती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लॉजी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो ग्लॉजी काय का प्रमुख कार्य है स्त्रावी का, स्त्रावन ग्रंथि को स्त्रावण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो डीएनए जो है ना, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो कौन सा कोशिकांग होगा प्रोटीन संश्लेषण में? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है ना, ये प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या है कहलाता है? तो प्रोग्राम सेल डेथ का जो ये कहलाता है एजिंग कहलाता है, एज यानी उम्र घटना। अगला क्वेश्चन हमने कुछ यहाँ पे ऑप्टिक्स से लिए हैं, प्रकाश से संबंधित, कि धूप के चश्मे जो होते हैं, एक सेकंड, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है धूप की चश्मे की क्षमता, उसमें कोई वो नहीं होता पावर। ठीक है, नेक्स्ट है एक लेंस का फोकांसर अगर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो हमेशा याद रखिएगा 4D क्षमता हो जाएगी अगर 25 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि एक स्पष्ट व्यक्ति जो है 25 सेंटीमीटर तक की दूरी आसानी से देख सकता है। ठीक है, एक उत्तल लेंस की दूरी अगर 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी, आपको ये बताना है। अगर उत्तल लेंस की दूरी जो है 0.2 मीटर है तो क्षमता इसकी 5D यानी 5 डायोप्टर हो जाएगी, याद रखिएगा। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। 25 से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, 25 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, हमेशा देखो ये बताया है ना 25 सेंटीमीटर अगर फोकसांतर है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? याद रखिए, अगर पानी में डुबो दोगे उत्तल लेंस को तो क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब लेंस उत्तल और अवतल में कन्फ्यूज मत होना, ये होता है आपका उत्तल और ये होता है आई थिंक अवतल, यानी यहाँ पे बीच में मोटा रहता है और यहाँ बीच में पतला रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं, खोज से संबंधित हैं और आते हैं, ये बहुत बार आए हैं आपके SSC या फिर इसके अलावा जो अपना एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस का और AWA TPO का। तो इसमें प्रथम एंटीबायोटिक किसने खोजा था? तो ए फ्लेमिंग यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, पेनिसिलिन की खोज की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैंने बता ही दिया है। बायोलॉजी के जन्मदाता कौन है जीव विज्ञान के? तो याद रखिएगा अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जन्मदाता बोला जाता है। किस वैज्ञानिक ने खोजा कि मलेरिया मच्छरों से होता है? तो रोनाल्ड रोस नामक एक व्यक्ति हैं, इन्होंने खोजा कि मलेरिया मच्छरों से होता है। लेप्रोसी बेसिलम का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार हैंस हेन ने किया था, लेप्रोसी बेसिलम का। ठीक है, चलो तो ये था हमारा पूरा वीडियो सेगमेंट और ये वीडियो सेगमेंट आपका जिनका भी एग्ज़ाम 27 और 28 अक्टूबर को, तो बार इन क्वेश्चनों को देखिए, ये बार पूछे गए आपके दिल्ली पुलिस जो AWA TPO के हैं, इनके क्वेश्चन है 27 और 28 अक्टूबर को, ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।